हेलो डियर, योर राजा सर प्रेजेंट हेयर। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा समझिए, टिप्स फॉर कैरियर एंड टिप्स फॉर माइंड कंट्रोल एंड टिप्स फॉर डेयर एंड टिप्स फॉर पैसेंस के लिए। जैसे सीड लेसन, मैंने अभी जो इंग्लिश कुछ लाइन बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। सीड लेसन, पैसेंस एंड ग्रोथ या ग्रोथ एंड पैसेंस बोलिए। अ स्मॉल सीड बिकेम्स a big tree with time. It reminds us that growth takes patience. आपने सुना? यस, आपने सुन लिया होगा। मैंने ये जो लाइन बोला है, लाइन में मैंने क्या बोला? a small क्या सीड becomes big tree with time. एक छोटा सा बीज समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाता है। It reminds us that growth टेक्स पैसेंस, और ये सिखाता है कि हमें विकास के लिए धैर्य हमारे अंदर बहुत आवश्यक है, क्योंकि इट रिमाइंड्स अस दैट क्या ग्रोथ टेक्स पैसेंस, यानी विकास के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। क्योंकि अ स्मॉल सीड बिकेम्स a big tree with time. It reminds us that growth takes क्या पैसेंस। यस, तो आप लोग ने सुना, इसी टाइप से हमारे क्लास भी होते हैं, आप लोग के भी जीवन में यही है, और इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्लास कैसा लगता है इस पे आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिए। मेरा क्लास में जो भी एक्सप्लेन किया जाता है टॉपिक को, उस टॉपिक से आपने क्या सीखा इस पे जरूर कमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं और फुल एनर्जी के साथ आपको एक सही क्या कर पाएंगे, टॉट कर पाएंगे। तो इसीलिए डियर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ये मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। आज मैं आपको क्लास यानी कि आज सिलेबस नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मेरा ये जो है ना फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसी का व्हाट आर द लिविंग बींग्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे क्या होगा वो चैप्टर को समझने में बहुत मजा आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग रेडी हो तो कमेंट कीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे क्वेश्चन को जाने से पहले मैं आपको और बताऊंगा बायोलॉजी में ये कि जैसे फादर उधर से रिलेटेड कुछ समथिंग एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग रेडी हो? आप लोग देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अगर देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग देख रहे हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ये मैं आपसे बोल रहा हूं, प्लीज हेल्प जरूर कीजिएगा। तो मैं आपसे क्या क्या बोलने वाला था? यस, ये बोलने वाला था। मैं क्या कर देता हूं, कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूं। जैसे इंट्रोडक्शन में आप लोग कुछ जानते होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं जानते होंगे तो जानने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने इससे जो मेरा बैक क्लास था उसमें मैंने बताया था साइंस के फादर के बारे में। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी साइंस के जो है ना फादर, रियलिटी किसी एक को बोलना सही नहीं है। मतलब साइंस के फादर कोई एक को बोला नहीं जा सकता है। तो मैंने सोचा यार चलो साइंस के फादर किसी एक को तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए देखा कि साइंस का फादर किसको बोले। तो देखिए, यानी कि साइंस के फादर और मॉडर्न साइंस की जब बात आता है तो मॉडर्न साइंस के जो फादर है वो तो क्लियर हो जाता है कि मॉडर्न साइंस के जो फादर है वो कौन होंगे। तो वो क्लियर हो जाता है कि मॉडर्न साइंस के जो फादर है वो कौन है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। गैलीलियो के माने जाते हैं, मतलब गैलीलियो को कहे जाते हैं। गैलीलियो को मॉडर्न साइंस के फादर कहा जाता है। तो मैंने इसी सोच के साथ मैंने सोचा चलो अब ये मॉडर्न साइंस हो गया, तो मैंने बोला चलो ओल्ड साइंस के फादर हो गए कौन, अरिस्टोटल। मैंने अरिस्टोटल के बारे में बताया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तरह से जनरली ओल्ड साइंस के फादर अरिस्टोटल को बोला जाता है। मैं बोलता हूं और मुझे भी लगता है जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उनको ये मिलना चाहिए लेवल कि ओल्ड साइंस के फादर अरिस्टोटल है। तो हमेशा जब भी साइंस के बोलेगा कि एक्चुअल फादर कौन है, तो एक्चुअल फादर जो है वो डिफाइन नहीं है अभी तक, क्योंकि मॉडर्न साइंस के जो एक्चुअल फादर है वो गैलीलियो है, लेकिन साइंस के जो एक्चुअल फादर होना चाहिए वो डिफाइन नहीं है। तो इसी तरह हम जनरली अरिस्टोटल को ओल्ड साइंस के फादर बोले थे, और मैं मानता हूँ। आप कॉस्टली ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे आ जाएगा कि एक्चुअल जो साइंस के फादर, क्योंकि एक साइंस के इसमें योगदान नहीं है, इसीलिए कोई एक का नाम लेना तो डिफिकल्ट, मतलब सही नहीं है, इसीलिए डिफिकल्ट नहीं बल्कि सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने ओल्ड साइंस को एक मेरे मानने के अनुसार एरिस्टोटल मानता हूं। आप लोग को जो मानना है, आप लोग जो जानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो मैं यहीं पे आपको ये जरूर बताना चाहूंगा आगे कि मॉडर्न साइंस के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो याद रखिएगा बायोलॉजी को जो फादर है ना, अरिस्टोटल को बायोलॉजी के फादर बोलिएगा, ठीक है। अरिस्टोटल जी को बायोलॉजी के फादर बोलिएगा, याद रखिएगा। अरिस्टोटल जी को बायोलॉजी के फादर बोल दीजिएगा। और याद रखिएगा, जब भी अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न बायोलॉजी के फादर कौन है, मॉडर्न बायोलॉजी के फादर कौन है, तो मॉडर्न बायोलॉजी के फादर अगर जब भी पूछेंगे तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है। चार्ल्स डार्विन जो थे ना, चार्ल्स डार्विन, उनको मॉडर्न बायोलॉजी के फादर बोला जाता है। और एक चीज और ध्यान में आप रखिएगा, क्या चीज, देखिए जब भी अगर पूछा जाएगा, जैसे आपको मान लीजिए साइंस यहाँ पे लिखा गया और साइंस लिख दिया गया, और इस साइंस को हम मान लीजिए नेचुरल साइंस लिख देता हूँ, नेचुरल साइंस। आज जब आपसे कोई पूछे कि नेचुरल साइंस के फादर कौन है, तो याद रखिएगा अरिस्टोटल जी को ही बोला जाता है। नेचुरल साइंस के फादर अरिस्टोटल जी को ही बोला जाता है, क्योंकि नेचुरल में सबसे फर्स्ट जो उन्हीं का योगदान था। तो नेचुरल साइंस बोला जाएगा, ओल्ड साइंस बोला जाएगा, तो अपना अरिस्टोटल जी को ध्यान रखिएगा। मॉडर्न साइंस बोला जाएगा तो गैलीलियो को ध्यान रखिएगा। और मॉडर्न बायोलॉजी बोला जाएगा तो चार्ल्स डार्विन को याद रखिएगा। और बायोलॉजी के फादर बोला जाएगा तो अरिस्टोटल जी को याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी जूलॉजी के अगर फादर अगर बोला जाए तो जूलॉजी के फादर में भी अरिस्टोटल जी का ही नाम लीजिएगा, क्योंकि ये परफेक्ट रहेगा। क्योंकि एक्चुअल फादर जो है बायोलॉजी के, जूलॉजी के और नेचुरल साइंस के अरिस्टोटल जी को माने जाते हैं, लेकिन साइंस सिर्फ रहेगा साइंस का फादर, तो अरिस्टोटल जी को नहीं माना जाता। मतलब कोई एक को नाम लेना सही नहीं रहता, इसलिए अभी तक क्लियर नहीं है। तो आप लोग को मैंने इस तरह से कुछ समथिंग मुझे लगा जो डाउट है वो क्लियर कर देना चाहिए, तो मैंने क्लियर कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन से मैंने द लिविंग वर्ल्ड में क्वेश्चन लाया हूं। तो आप लोग प्यार से देख लिए, तो आप लोग देख लीजिए। मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे आज द लिविंग वर्ल्ड में आपके लिए व्हाट आर द लिविंग वर्ल्ड का कौन कौन से क्वेश्चन लाया है और आपको कितना मजा आने वाला है। तो चलते हैं। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को एक एक करके देखता हूँ और सीखता हूँ। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखता हूँ और जानता हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है ये, इफ मेटाबॉलिज्म इज डेमोन्स्ट्रेट इन विट्रो, याद रखिएगा व्हाई इज इट नॉट कंसीडरेड लाइफ। याद रखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अगर IVF सुने होंगे ना, IVF इसका मतलब होता है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जब भी अगर बोला जाएगा IVF का फुल फॉर्म, तो इतना ध्यान रखिएगा, I मतलब होता है क्या, इन, और V मतलब होता है वही विट्रो हो गया, F मतलब हो गया फर्टिलिटी। याद रखिएगा फर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो IVF याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि बाहर से, मतलब विट्रो का मतलब होता है एक ऐसा कांच का, मतलब एक कांच का गिलास बोल लीजिए या कांच का गिलास मिल जाए वस्तु, जिसमें एक कांच, मतलब बाहर से क्या करना, फर्टिलिटी तैयार करके और किसी दूसरे, मतलब जो जिसमें फर्टिलिटी ये करना है, फर्टिलिटी कराना है, मतलब प्रेग्नेंट कराना है बच्चे को, तो IVF के द्वारा मतलब बाहर में क्या किया जाता है, इग और स्पर्म को, इग और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु को फर्टिलिटी कराया जाता है। IVF इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बाहर मतलब एक कोई वस्तु के द्वारा उसको फर्टिलिटी करा के और फिर ट्रांसफर किया जाता है कोई फीमेल में, ठीक है। उसके बाद इससे एक नया बच्चे, मतलब जिस फीमेल में बच्चे होने की प्रॉब्लम रहते हैं उसमें IVF इसीलिए बोला जाता है कि IVF के द्वारा बच्चे मिल सकते हैं, आप भी मां बन सकते हैं। और आप में से कोई भी होंगे जो अगर फादर बनना चाहते हैं और उनके प्रॉब्लम होंगे तो IVF के द्वारा करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा टेक्निक है। तो यहाँ पे बात आता है कि इफ मेटाबॉलिज्म इज डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब समझ रहे हैं ना, डेमोन्स्ट्रेटेड विट्रो व्हाई इज इट नॉट कंसीडरेड लाइफ। मतलब बोला है मेटाबॉलिज्म जो है वो बाहर प्रदर्शित हो सकता है तो जीवन में क्यों नहीं। तो चलते हैं समझते हैं। बिकॉज लाइफ रिक्वायर्स, लाइफ क्या है, रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉट आइसोलेटेड क्या रिएक्शन। मतलब बोलता है क्या कि मेटाबॉलिज्म को जो है हम बाहरी प्रदर्शन कर सकते हैं, तो बोल रहा है जीवन में क्यों नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि जीवन में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नॉट आइसोलेटेड रिएक्शन, हमारे जीवन में जो है ना ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को मैं अपने जीवन में उतना वैल्यू नहीं दे सकते। इसीलिए नॉट आइसोलेटेड हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है उसके लिए रिक्वायर्स जो है, हमारे जीवन के लिए जो रिक्वायर्स है वह इंटीग्रेटेड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जीवन के लिए जो रिक्वायर है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर है। इसीलिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या चीज, कि हमारे जीवन के लिए जो रिक्वायर रहेगा वही रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए क्या है, नॉट आइसोलेटेड। याद रखिएगा ये हमारे सिर्फ केमिकल से हमारा बॉडी चलने वाले नहीं होते हैं, इसलिए बोला है नॉट आइसोलेटेड रिएक्शन, हमारे बॉडी में सिर्फ केमिकल रिएक्शन से काम चलने वाले नहीं होते। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए।
तो आगे हम बढ़ते हैं, समझ में आ गया हो। तो बोला है मेटाबॉलिज्म को जब बाहरी प्रदर्शन किया जा सकता है तो हमारे शरीर में जीवन में क्यों नहीं? तो जीवन में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जीवन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट होता है, ओनली फॉर आइसोलेटेड रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से हमारा लाइफ उतना चलने वाला नहीं है, लेकिन जरूरी है। अब हिंदी में, क्योंकि जीवन के लिए समन्वय कोशिकीय संगठन आवश्यक है, केवल रासायनिक मतलब केवल हमने मेटाबॉलिज्म को अपने लाइफ में इंस्टॉल करके काम नहीं चला सकते, ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग अगर देख लिए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई इज कॉन्शियसनेस रिगार्डेड एज द अल्टीमेट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ? आप समझ में आ रहे हैं ना, क्या बोल रहा है? चेतना को क्यों मतलब बोला गया है, मतलब जीवन का क्या अंतिम, मतलब चेतना को ही जीवन का अंतिम क्या माना गया है, अंतिम क्या गुण माना गया है, क्यों माना गया है जीवन का अंतिम गुण, और चेतना को ही क्यों माना गया जीवन का अंतिम गुण? समझते हैं इसको। बिकॉज इट इंक्लूड्स क्या, सेंसिंग रिस्पॉन्डिंग एंड इंटरनल रेगुलेशन। मतलब बोल रहा है क्या कि देखिए कॉन्शियसनेस को इसलिए माना गया है क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है ना, एक सिंपल सा सिर्फ कोई अथी नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में बहुत सारा टाइप के क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। जैसे सेंसिंग का क्रिया होना, रिस्पॉन्डिंग का क्रिया होना, ये सब क्रिया सिर्फ किससे पूरा हो सकता है? तो सिर्फ कॉन्शियस से हो सकता है। तो जब भी अगर पूछा जाएगा कि ये, तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ये लाइफ चेतना एक ऐसा है जिसे क्योंकि इसमें उत्तेजना और महसूस करना, प्रतिक्रिया देना और आंतरिक नियंत्रण शामिल है। मतलब चेतना को क्यों माना जाता है जीवन का अंतिम में क्या, यानी कि जीवन संचालक, समझिए इसको तरह से, जीवन संचालक कॉन्शियसनेस को क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि कॉन्शियसनेस के द्वारा बहुत सारे हमारे काम होते हैं। रिस्पॉन्डिंग का ये इंटीग्रेशन रेगुलेशन का मतलब हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने हर एक क्या हार्मफुल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और अपने लाइफ को एक यूजफुल बना सकते हैं। और ये अगर ये नहीं रहेगा, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, तो हमारे लाइफ कभी भी क्या हो सकता है, एंड हो सकता है, और हमारा लाइफ का चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो चैप्टर क्लोज नहीं होना चाहिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए हमारे लाइफ का कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बिकॉज इट इंक्लूड्स सेंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड इंटीग्रेशन रेगुलेशन। क्योंकि याद रखिएगा, रेगुलेशन ये हमारा कॉन्शियसनेस ही हमारे लाइफ का एक फर्स्ट चैप्टर है। अगर इसके नहीं होने पर, इसके सही से काम नहीं करने पर हमारा चैप्टर क्लोज हो सकता है, क्योंकि ये हमारे आंतरिक भी क्रिया करते हैं और साथ में बाहरी भी क्रिया करते हैं, और कोई भी चीज़ को क्या करते हैं डायरेक्ट। जैसे हमको कोई अगर किसी ने हमें टॉर्चर किया, किसी ने मुझे चोट पहुंचाया, तो हम उससे कैसे हम अपने आप को सेफ्टी ले सकते हैं। कोई हमारे लिए, जैसे हमारे लिए कौन सा हो सकता है डेंजरस हमारे बॉडी के लिए, इस सब कॉन्शियसनेस के द्वारा, चेतना के द्वारा हम अपने आप को सेफ्टी डाल सकते हैं। अब कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदे नहीं, तो कभी भी हमारी डेथ, कभी भी हम डिजीज से प्रेरित, मतलब डिजीज से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रेरित नहीं, ग्रसित हो सकते हैं। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज वेदर वायरसेज आर लिव्स। यानी कि बोल रहा है कि देखिए ये कितना क्रिटिकली है, कुछ बताइए, जो वायरसेज जो है वो कैसे वो मतलब रहता है, और कैसे हम समझे कि वायरस जिंदा है और नहीं जिंदा है, मतलब यानी लिविंग है, नॉन लिविंग है, कैसे। बोल रहा है दे आर लिविंग इनसाइड होस्ट, मतलब बोल रहा है कि मेटाबॉलिज्म, रिप्लिकेशन, बट नॉन लिविंग आउटसाइड। याद रखिएगा, यानी वायरस जो है ना वो दो काम करता है। वायरस अगर जब लिविंग स्थिति में रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, तो वो रहता है एक्टिव रहता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब आता है तो इंटरनल एक्टिव हो जाता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरनल एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब यही वायरस अगर लिविंग रहेगा तो लिविंग में रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा तो एक्टिव रहेगा। लेकिन यही वायरस जब नॉन लिविंग में रहेगा, नॉन लिविंग में, तो आउटसाइड में रहता है,
आउटसाइड में रहता है, किसमें, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म में निष्क्रिय में रहता है। क्योंकि जब ये वायरस जो है ना, जब आउटसाइड में रहेगा, आउटसाइड में, तो ऑटोमेटिक दिखेगा क्या कि वो पूरी तरह से नॉन लिविंग है। तो याद रखिएगा, वायरस को हल्के में लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। वायरस जो है ना, जब हमारे बॉडी में आ जाता है तब एक्टिव होता है, बाहर साइड में, वो आउटसाइड में जो है ना, आउटसाइड में हमेशा वो किस में रहता है, आउटसाइड में रहता है। वो याद रखिएगा, वो क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है आउटसाइड में। तो वायरस जो है हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है तब वो अपना प्रभाव दिखाता है। अब बाहर में चुट्टा रहेगा तो लगेगा कि एकदम पूरी तरह से क्या है, वो नॉन लिविंग है, वो पूरी तरह से निर्जीव है। लेकिन जब वो हमारे बॉडी में जाता है तब हमारा बॉडी में दिखाता है। तो इसलिए वायरसेज आर लिविंग, इसलिए हमारे बॉडी पर ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, वे में जवान के अंदर जीवित गुण दिखाते हैं, बाहर निष्क्रिय रहते हैं। वो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें अपना गुण और पावर दिखाता है, और बाहर में रहता है तो वो आउटसाइड में पूरा निष्क्रिय रहता है, उसमें ताकत ही का कोई पता ही नहीं चलेगा कि वो लिविंग है, वो लगेगा नॉन लिविंग है। जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तब अपना ताकत दिखाता है। जैसे हमारे आसपास में मिट्टी, आप मिट्टी को पकड़ो, आपको लगेगा यहाँ पे कोई वायरस लिविंग नहीं है, लगेगा सब नॉन लिविंग है। आपके हाथों में कुछ बैक्टीरिया है, वो लगेगा नॉन लिविंग है। लेकिन ये बाद में आप पर अटैक करेगा, बाद में प्रभाव दिखाएगा कि वो लिविंग है कि क्या है, जब आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूनिवर्सल क्राइटेरियन ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं ना, क्राइटेरियन ऑफ लाइफ। अब समझते हैं कि आंसर क्या बोला है, स्टेराइल इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट बट आर बायोलॉजिकली अलाइव। मतलब बोल रहा है यहाँ पे ये कि रिप्रोडक्शन को जीवन का, रिप्रोडक्शन को जीवन का अंतिम सार्वभौम क्यों नहीं माना जाता। मतलब रिप्रोडक्शन को समझते हैं, रिप्रोडक्शन को बोल रहा है कि जीवन का क्यों नहीं माना जाता है अंतिम, यही ऑप्शन। मतलब रिप्रोडक्शन को ही क्यों नहीं माना जाता है, क्या चीज माना जाता है, स्पेशल बोल रहा है मानने के लिए। जीवन का स्पेशल क्यों नहीं माना जाता है, जीवन का, लाइफ का स्पेशल, समझिए स्पेशल, लाइफ का स्पेशल पार्ट। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेशल पार्ट जो बोला है मानने के लिए, तो यहाँ पे बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी यूज्ड अ यूनिवर्सल क्राइटेरियन ऑफ लाइफ। जीवन में ये जो रिप्रोडक्शन है उसको ही क्यों नहीं माना जाता है अंतिम भाव। मतलब उसी को क्यों नहीं माना जाता है कि अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं रहेगा तो वो जीव आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं माना जाता है स्पेशल, तो उसका कहना यह है कि रिप्रोडक्शन को ही हमारे जीवन का अंतिम मानना चाहिए। जैसे कॉन्शियसनेस है, जैसे में हमारा रिस्पिरेशन सिस्टम है, वो हमारी लाइफ का एक अंतिम है, क्योंकि वो अगर नहीं रहने के बाद ऑटोमेटिक लिविंग नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे की बात ये आता है, जैसे म्यूल जैसा कुछ ऐसे जीव होते हैं, एनिमल होते हैं जो बिना रिप्रोडक्शन किए, एनिमल जो होते हैं विदाउट रिप्रोडक्शन किए वो क्या कर रहे हैं, वो जीवित रहते हैं, लाइविंग में रहते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन किए वो लिविंग अवस्था में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे सोचना, इसीलिए रिप्रोडक्शन को यहाँ पे हमें लाइफ का अंतिम ऑप्शन मानना रॉन्ग बात रहेगा। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के जीव रहते हैं। एक क्या जो जीव जो है रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी क्या है, लिविंग है, रिप्रोडक्शन क्या है वो भी लिविंग है। और जो क्या है, जो दूसरा जीव क्या है, दूसरा जो जीव है, सेकंड जो है, सेकंड क्या है, सेकंड जो जीव है, सेकंड जीव जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो भी जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि दोनों क्या है, लिविंग है। तो जब दोनों लिविंग रहेगा तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट करता ही नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं करने पर दोनों अब क्या है, लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन नहीं करने पर भी लिविंग है, रिप्रोडक्शन किया फिर भी लिविंग है। तो ये रिप्रोडक्शन इतने जीवन में इतना बड़ा महत्व नहीं है कि जीव रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई जीव नहीं रह सकता है। इसलिए हमें रिप्रोडक्शन को स्पेशल भी मानना चाहिए और कुछ पॉइंट पे स्पेशल भी नहीं मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीवन में रिप्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मैरिज भी अपनी लाइफ में करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मैरिज नहीं कि वो अलग मैटर हुआ, लेकिन जैसे म्यूल को आप समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे थर्ड जो मैन है, जैसे ह्यूमन में जो थर्ड ह्यूमन जो आते हैं उसमें भी रिप्रोडक्शन का काम नहीं होता है, तो भी तो जीवित है ना, उसमें भी सब कुछ होते हैं, कॉन्शियसनेस, एडेप्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, ग्रोथ होते हैं, और क्या होते हैं उसमें भी उसमें होते हैं, डाइजेशन होते हैं, लाइफ साइकिल होते हैं, लाइफ स्पेन होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे कुछ होते हैं जो रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहते हैं। जिस जीव में रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहता है, जो अब्सेंट रहने के बाद भी क्या है, वो जीव अपने जीवन को अच्छे से जी रहे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लाइफ में, कि अगर नहीं है तो बहुत बड़ा कुछ आफत आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन का रिप्रोडक्शन को नहीं माना गया। तो यही पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है कि
बाँच जीव भी जैविक रूप से जीवित है, इसीलिए उसको नहीं माना जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन जो बोला उसका आंसर दिए कि एक्सप्लेन व्हाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूनिवर्सल क्राइटेरियन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के एक मतलब लाइफ के एक सबसे स्पेशल रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं माना जाता है। स्टेराइल इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट बट आर बायोलॉजिकली अलाइव, मतलब एक ऐसे भी जीव एग्जिस्ट कर रहे हैं जो नहीं रिप्रोडक्शन करता है, वो भी अपने लाइफ को अच्छे से जी रहा है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक होता है, इंट्रिंसिक मतलब याद रखिएगा क्या क्या क्या, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, यानी कि हाँ समझ। देखिए डिस्कस इंट्रिंसिक ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। आप समझते हैं कि इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक मतलब हमको लग रहा है कि हाँ अनुपांशिक नियंत्रण में कोशिका विभाजन किससे भी, यानी कि इंट्रिंसिक मतलब ये बोल रहा है कि याद रखिए एक चीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ये बोल रहा है कि देखिए ये ध्यान रखिएगा, इंट्रिंसिक का मतलब बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, यानी कि ये बोल रहा है ये चीज, यानी कि बोल रहा है कि बताइए एक इंटरनल ग्रोथ पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है क्या, एक्सटर्नल ग्रोथ। ये दोनों ग्रोथ में क्या डिफरेंट है, इसको बोल रहा है समझाने के लिए। अब आपको समझाते हैं। ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन अंडर जेनेटिक कंट्रोल। देखिए क्या करता है, सेल जो है एक सेल मतलब ग्रोथ जो है क्या करता है, सेल को डिवीजन करता है और अंडर जेनेटिक कंट्रोल भी करता है। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ हमारे दो तरह से होते हैं हमारे बॉडी में, एक होते हैं इंटरनल ग्रोथ करता है और दूसरा एक्सटर्नल ग्रोथ करता है किसी भी जीवों में। तो जब भी अगर कोई भी जीवों में अगर ये देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल, तो बोल रहा है कि कोई भी जीव है उसके जीवन में ग्रोथ जो है अगर वो आंतरिक अगर क्या ग्रोथ करता है तो वो क्या क्या करेगा, तो जब भी अगर आंतरिक ग्रोथ अगर करेगा, आंतरिक ग्रोथ करता है तो आंतरिक ग्रोथ करेगा तो दो काम करेगा, क्या करेगा, सेल को डिवीजन करेगा और जेनेटिक कंट्रोल करेगा। तो हमारे बॉडी में कोई भी जीव के आंतरिक यानी इंटरनल में जब अगर इंटरनल ग्रोथ होगा कोई भी जीव के इंटरनल ग्रोथ, तो इतना ध्यान रखिएगा कि वो दो काम करेगा, आनुवांशिक नियंत्रण करेगा, कोशिका विभाजन से वृद्धि करेगा, मतलब कोशिका को विभाजन करके वो जीवों को आगे वृद्धि करेगा। तो दो चीज ध्यान रखिएगा। बोला है इंट्रिंसिक ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारे जीवन में यह है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ से क्या फायदा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक ग्रोथ से हमारे लाइफ में क्या फायदा हो सकता है। तो इंट्रिंसिक जो ग्रोथ है क्या, इंट्रिंसिक ग्रोथ से हमारे लाइफ में ये फायदा है क्योंकि सेल डिवीजन होता है और जेनेटिक कंट्रोल होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है आंतरिक ग्रोथ से क्या फायदा बोल रहा है, मतलब क्या होता है, तो ये होता है सेल डिवीजन होता है और अंडर मतलब जेनेटिक ग्रोथ होता है, कंट्रोल होता है, और साथ में क्या होता है, ये जब विभाजन हो जाता है तो शरीर का ग्रोथ होने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन स्पीसीज अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर के द्वारा स्पीसीज को कैसे डिफाइन किया गया था, परिभाषा बताइए। तो आप बोला है परिभाषा के बारे में, डिफाइन के बारे में चलते हैं। अर्नेस्ट मेयर जी के जानते हैं, अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में आप लोग जानते हैं ना। अर्नेस्ट मेयर जी को 5 जुलाई का यानी 5 जुलाई 1904 में क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। और कहाँ बर्थ हुआ था, तो कैप्टन शहर में बर्थ हुआ था। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो याद रखिएगा कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो जर्मन के साइंटिस्ट थे। कैप्टन शहर में, हाँ जर्मन के साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा जर्मन साइंटिस्ट थे। यानी कि याद रखिएगा जर्मन साइंटिस्ट थे कौन, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जर्मन साइंटिस्ट थे। और इनका जो डेथ हुआ था ना, अर्नस्ट मेयर का डेथ हुआ था यूएस में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, यूएस में डेथ हुआ था, जर्मन के साइंटिस्ट थे, कैप्टन शहर में जन्म हुआ था। और ये कहाँ पढ़े थे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई पूरा किए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे। याद, अर्नस्ट मेयर को जो है ना स्पीसीज के फादर भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ स्पीसीज जब भी बोला जाएगा तो अर्नस्ट मेयर आ जाएंगे। यानी याद रखिएगा फादर ऑफ क्या, स्पीसीज,
तो याद रखिएगा अर्नेस्ट मेयर आ जाएंगे। फादर ऑफ स्पीसीज बोला जाएगा तो अर्नेस्ट मेयर आ जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि अर्नेस्ट मेयर जी के द्वारा स्पीसीज का परिभाषा क्या बोला गया था? अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन दैट इंटरब्रीड एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, मतलब प्राकृतिक आबादी जो आपस में प्रजनन कर सके और अन्य से प्रजनन रूप से अलग हो। मतलब ये स्पीसीज के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो सभी जीव आबादी जो प्रजनन करते, मतलब सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे ह्यूमन हुआ, समझिए अब ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन कर रहा है और एनिमल भी रिप्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन देखिए तो सबका जाति क्या है? अब जैसे में देखिए डॉग भी रिप्रोडक्शन कर रहा है और कैट भी रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन दोनों का क्या है? दोनों का स्पीसीज डिफरेंट है ना। तो याद रखिएगा वो ऐसे दिए थे अपना डिफिनेशन कि कोई भी जाति, कोई भी जीव आबादी आपस में प्रजनन कर सके और अन्य से प्रजनन रूप से अलग हो, मतलब प्रजनन की अवस्था से अलग हो, लेकिन वो भी क्या कर सके? वो भी प्राकृतिक में आपस में प्रजनन कर सके, लेकिन प्रजनन रूप से अलग हो, लेकिन प्रजनन एक आपस में कर सकता है, लेकिन प्रजनन रूप से भी अलग होगा, मतलब प्रजाति के रूप से अलग होगा, जाति के रूप से अलग। प्रजनन करने का एक विधि भी उसका अलग होगा। तो इस तरह से अपना परिभाषा वो दिए थे। तो क्या बताया? अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन दैट इंटर ब्रीड एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, मतलब अदर्स से वो थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए, ये अलग रहना चाहिए। तो यही था मेयर, अर्नेस्ट मेयर जी का डिफिनीशन, जिन्होंने स्पीसीज के फादर भी है, स्पीसीज का डिफिनीशन भी दिए थे कि वो अलग रहना चाहिए, लेकिन प्रजनन एक साथ वो करेंगे, आबादी के साथ आपस में प्रजनन कर सकेंगे, लेकिन वो अलग रहेंगे, प्रजनन के रूप से अलग भी रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और समझते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? व्हाई इज वेरिएशन, मतलब वेरिएशन के बारे में बोल रहा है। वेरिएशन और ये कंसिडरेट द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, मतलब बोला है इवोल्यूशन और बता रहे वेरिएशन में डिफरेंट बताइए। तो हम समझते हैं यहाँ पे वेरिएशन के बारे में जब भी अगर बोला जाएगा वेरिएशन के बारे में तो समझते हैं वेरिएशन बोला जाए, या एक चीज और ध्यान रखिएगा, वेरिएशन बोला जाए और इवोल्यूशन बोला जाए तो समझते हैं। बोला है कि वेरिएशन को कच्चा पदार्थ बोला जाता है, कच्चा माल या कच्चा पदार्थ बोलिए। वेरिएशन को कच्चा पदार्थ बोला जाता है, इवोल्यूशन को समझिए पक्का पदार्थ बोला जाता है, क्योंकि वो इवोल्यूशन हो चुका है। अब आता है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स अपॉन वेरिएशंस, मतलब बोल रहा है क्या? प्राकृतिक चयन विविधताओं पर कार्य करता है। मतलब क्या कि बोल रहा है वेरिएशन एक किस तरह से, मतलब रॉ मटेरियल है वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकासवाद का एक रॉ कच्चा पदार्थ माल जो है एक वेरिएशन है, यानी वेरिएशन कच्चा माल है किसका? विकासवाद का। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इवोल्यूशन का जो है ना रॉ मटेरियल इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल जो है कौन? रॉ मटेरियल कौन है? रॉ मटेरियल ये है वेरिएशन, मटेरियल जो है वेरिएशन है, यानी वेरिएशन एक रॉ मटेरियल है ऑफ इवोल्यूशन का। तो वेरिएशन रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल वेरिएशन हो गया। यही इस क्वेश्चन को पूछ रहा था, यहाँ पे बता दिया। व्हाई इज वेरिएशन कंसिडरेड द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन? तो याद रखिएगा नेचर सिलेक्शन एट अपॉन वेरिएशन, मतलब प्राकृतिक चयन विधियों पर कार्य करता है, मतलब कि प्राकृतिक वेरिएशन के द्वारा, मतलब वो सेलेक्ट करता है, चयन करता है, कंसिडरेट होता है, उसके बाद वो इवोल्यूशन कर पाता है। जब तक वो क्या करेगा? चयन नहीं करेगा, विविधताओं पर ही भरोसा रखेगा, उसके बाद आगे वो कार्य कर पाएगा। तो बिना वेरिएशन का इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्या किस में नहीं हो पाएगा? डाइवर्सिटी में कोई भी इन्वायरमेंट में जो भी काम होगा, डाइवर्सिटी में जो भी काम होगा, तो वेरिएशन के बाद इवोल्यूशन हो पाएगा। तो वेरिएशन होना इंपॉर्टेंट है, तभी वो सही से चयन कर पाएगा कि कौन जीव किस प्रजाति का है, कहाँ रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? डिफरेंटिएट बिटवीन ग्रोथ इन लिविंग एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन, मतलब क्रिस्टल मतलब समझ रहे हैं ना, ये बोल रहा है कि नॉन लिविंग के बारे में बोल रहा है, नॉन लिविंग के बारे में बोल रहा है। याद रखिएगा नॉन लिविंग के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? नॉन लिविंग। जब भी अगर क्रिस्टल के बात आएगा तो याद रखिएगा नॉन लिविंग के बारे में बोल रहा है। नॉन लिविंग, आप समझते हैं आगे कि नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में क्या बोल रहा है समझते हैं। लिविंग ग्रोथ इज इंटरनल एंड इरिवर्सिबल और क्रिस्टल ग्रोथ एक्सटर्नल। याद रखिएगा कि जो नॉन लिविंग होता है वो हमेशा ग्रोथ तो करेगा, नॉन लिविंग
ग्रोथ करता है, लेकिन कहाँ कौन ग्रोथ करता है? नॉन लिविंग ग्रोथ करता है, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ करता है, एक्सटर्नल ग्रोथ करता है। ये ध्यान रखिएगा बात को, एक्सटर्नल ग्रोथ करता है। नॉन लिविंग हमेशा एक्सटर्नल ग्रोथ करता है, और लिविंग जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हमेशा जो ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ हमेशा जो करता है वो करता है इंटरनल ग्रोथ करता है। यहाँ पे पूछ रहा है यह इंटरनल ग्रोथ करता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा ग्रोथ करता है, तो इंटरनल करता है, नॉन लिविंग कैसा करता है, एक्सटर्नल ग्रोथ करता है। यहाँ पे पूछ रहा है डिफरेंट बताइए कि जो अथी है लिविंग ऑर्गेनिज्म आज जो नॉन लिविंग है वो कैसा ग्रोथ करता है उसका, तो याद रखें लिविंग और ग्रोथ इज इंटरनल और आई रिवर्सिबल क्रिस्टल ग्रोथ विथ ग्रोथ इज इंटरनल। मतलब क्या कि जो है ना क्रिस्टल मतलब नॉन लिविंग वो हमेशा एक्सटर्नल ग्रोथ करता है, और लिविंग जो है वो हमेशा इंटरनल करता है। तो नॉन लिविंग और लिविंग को समझ में आ गया, वो कैसा ग्रोथ करता है, तो याद रखिए ऐसा ग्रोथ करता है। इसीलिए क्रिस्टल वृद्धि बाहरी, तो क्रिस्टल वृद्धि जब भी अगर होगा क्रिस्टल तो बाहरी करेगा, क्रिस्टल ग्रोथ बाहरी होता है। और याद रखिएगा जीवन वृद्धि आंतरिक अपरिवर्तनीय होता है, तो आयरिवर्सिबल होता है, आयरिवर्सिबल होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो जो फॉर्मेशन है यही फॉर्मेशन है, क्रिस्टल ये बाहर होगा और ये जो है लिविंग वो आंतरिक ग्रोथ करेगा। कभी कभी क्रिस्टल का मतलब बाहर भी होता है, और नॉन जब ये क्रिस्टल बोलेगा तो याद रखेगा नॉन लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग में बाहरी ये होता है एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, तो इसलिए क्रिस्टल याद रखेगा। लिविंग जो होगा उसमें इंटरनल होगा, तो याद रखेगा। तो क्रिस्टल वर्ड से एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्रिस्टल बोलेगा तो समझ जाएगा कि बाहरी ग्रोथ, और जब लिविंग बोलेगा तो इंटरनल ग्रोथ। इसलिए मैंने नॉन लिविंग बोल दिया, क्योंकि क्रिस्टल बोलेगा तो नॉन लिविंग में ही अक्सर क्रिस्टल के माध्यम से ग्रोथ होता रहता है, इसीलिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बोला है क्या, एक्सप्लेन लाइफ एज एन ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आप बोला है थर्मोडायनेमिक, क्या बोला है समझ रहे हैं, एक्सप्लेन लाइफ जीवन में क्या है, उष्मा जीवन में उष्मीय गति क्या है उसके बारे में बोल रहा है, जीवन में उष्मीय गति के बारे में परिभाषित करें। ऑर्गेनिज्म मेंटेन ऑर्डर बाय एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर। याद देखिए ये क्या करता है, ये जो है थर्मोडायनेमिक याद रखिएगा, ये होता है क्या, गतिशील होता है, डायनेमिक थर्मोडायनेमिक। डायनेमिक के बारे में जब बोलेगा थर्मोडायनेमिक के बारे में कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो जीवन में किस तरह से वर्क करता है, तो याद रखिए ऑर्गेनिज्म मेंटेन ऑर्डर बाय एक्सचेंज एनर्जी और मैटर। बोल रहा है क्या कि जीव ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान कर व्यवस्था बनाए रखता है। मतलब थर्मोडायनेमिक जो है वो हमारे जितने भी लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें अपना ये दो काम करने का कार्य करता है। एक काम क्या करता है कि जो भी पदार्थ मतलब ऊर्जा और पदार्थ, यानी ध्यान रखिएगा एक एनर्जी और प्लस में मैटर और एनर्जी दोनों को क्या करता है, आपस में बैलेंस बनाए रखता है। तो बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, किसका काम होता है, थर्मोडायनेमिक का होता है। इसीलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और समझते हैं आसानी वर्ड के साथ। तो आप लोग देख लिए तो आगे बढ़े तो जानते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इस तरह से काम होता है, जिससे होता है गैस मतलब ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होते रहता है, किसी भी व्यवस्था बनाए रखते हैं मतलब जीवों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जा रहा है, उसका क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोला जा रहा है। अब हम समझते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोला जाए, इसको समझने के लिए बिकॉज मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक कंट्रोल अकर इन सेल। मतलब देखिए सेल के द्वारा, यानी सेल के द्वारा दो काम होता है, सेल के द्वारा दो काम होता है। क्या क्या होता है, एक होता है कि जेनेटिक को भी कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, जेनेटिक भी कंट्रोल होता है, और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म को भी काम सेल के द्वारा ही पूरा होता है। अगर सेल नहीं रहेगा, यूनिट ऑफ लाइफ में सेल नहीं रहेगा तो ये सब कंट्रोल नहीं होगा। सेल से ही आगे के सब बॉडी में जो भी वर्क है वो सेल के द्वारा ही क्या होता रहता है, रन करते रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल का रन करना, क्योंकि उपापचय और अनुवांशिक नियंत्रण कोशिका में ही होता है। अगर सेल नहीं रहेगा तो जेनेटिक कंट्रोल और मेटाबॉलिज्म ऐसा कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो सेल के अंदर होते हैं, तो सेल के अंदर सेल ही नहीं रहेगा तो कम, इसीलिए हम बोलते हैं फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ का जो भी फंक्शन है वो सब किस पे डिपेंड होता है, सेल पर डिपेंड होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फायर। याद रखिएगा फायर फेल्स द बायोलॉजिकल डिफिनीशन ऑफ लाइफ। जीवन में ये जो है अग्नि का जो जैविक परिभाषा है वो पूरा क्यों नहीं होता। अग्नि से बोला है, अग्नि से जैविक परिभाषा क्यों पूरा नहीं हो रहा है, मतलब जीवन में अग्नि से जैविक परिभाषा पूरा क्यों नहीं हुआ उसको जानते हैं। इट लैक्स डीएनए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म। बोल रहा है उसमें डीएनए कोशिकीय संगठन और नियंत्रण उपापचय नहीं होता है। मतलब ये एक चीज ध्यान रखिएगा, फायर एक तरह से समझिए, फायर जो है ना नो लिविंग के कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं, नॉन लिविंग के कैटेगरी में आते हैं, तो ऑटोमेटिक इससे काम होने वाला नहीं। फायर हो गया या आप ओशन के बारे में लीजिए, ओशन हुआ, ये सब हो गया नॉन लिविंग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस सब में ऑटोमेटिक है कि क्या नहीं हो सकता, ये सब पूरा नहीं कर सकते। ये डिफिनीशन ऑफ लाइफ का डिफिनीशन, बायोलॉजिकल डिफिनीशन पूरा नहीं कर पाएगा। ये सब जो है ओशन हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर स्काई हो गया, ये सब जो है ये सब एक डिफिनीशन नहीं पूरा कर पाएगा। क्या नहीं पूरा कर पाएगा, बायोलॉजिकल डिफिनीशन पूरा नहीं कर पाएगा। बायोलॉजिकली जो है डिफिनीशन वो पूरा नहीं कर पाएगा, डिफिनीशन जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो डिफिनीशन नहीं पूरा करने के रीजन जो है ना सिर्फ एक ही है, क्या है कि ये सब एक नॉन लिविंग कैटेगरी के है। याद रखिएगा ये सब नॉन लिविंग कैटेगरी के जो भी रहेगा वो बायोलॉजिकल डिफिनीशन को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ये बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा, तब ये समझ में आगे आपको आएगा। इसीलिए फायर एक क्या है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो कैसे पूरा करेगा, क्या जीवन की परिभाषा को कभी पूरा नहीं कर सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। याद रखिएगा फायर ओशन मतलब समुद्र, ये अर्थ आकाश, ये सब क्या है, लिविंग नहीं नॉन लिविंग है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और साथ में क्या, पहाड़ भी। याद रखिएगा पहाड़ ये सब भी नॉन लिविंग है, पहाड़ ये सब भी नॉन लिविंग है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं हाउ डज होम्योस्टेसिस, याद रखिएगा, रिफ्लेक्ट कंप्लीसिटी ऑफ लिविंग बींग। मतलब लिविंग जीवन में जटिलता होम्योस्टेटिस के द्वारा। याद रखिएगा होम्यो बोल रहा है, होम्योस्टेसिस ने जीवन को जटिलता मतलब कैसे कर देता है, मतलब वो अपने द्वारा रिफ्लेक्ट कंप्लीसिटी में क्यों करता है उसको समझते हैं। मतलब इसके समझने के लिए ऐसे आते हैं, होम्योस्टेसिस के द्वारा हमारा जीवन क्या एक जटिल क्यों होता है, जटिल क्यों आ जाता है उसको समझते हैं। इट शोज कोऑर्डिनेटेड फिजिकली रेगुलेशन। मतलब समझिए ये हमें ऐसा ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है वो हमारा इंटरनल क्या करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंशन करता है। एक बात को ध्यान में सेट रखिएगा, इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है। हमारे बॉडी में जो क्या करेगा, बैलेंस जो करता है इन्वायरमेंट को, वो इंटरनल इन्वायरमेंट को जो बैलेंस करता है वो बैलेंस करता है, कौन करता है, होम्योस्टेटिस करता है। इसीलिए हमारे जो है होम्योस्टेटिस के द्वारा कंप्लीसिटी हो जाता है किसी भी क्या चीज़ को डिफाइन करना, लिविंग बींग्स में उसका अपना परिभाषा होता है वो डिफाइन करना उसके लिए। तो इसलिए इट शोज कोऑर्डिनेटेड फिजिकली रेगुलेशन। तो वो क्या करता है कि यह समन्वित शारीरिक नियंत्रण दर्शाता है। इसीलिए वो ये दर्शाता रहता है कि हम जैसे कोई भूखे भी है फिर भी वो अपने आप को लगेगा कि सही है, फिर भी वो अपने आप को लगेगा कि अभी बीमारी पर आएगा, लगेगा कि अभी भी सही है। तो वो क्या करता है, फिजिकली अपना वर्क बैलेंस बनाए रखता है, तब तक फिर ट्रीटमेंट के द्वारा हम ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए हाउ डज होम्योस्टेटिस रिफ्लेक्टेड कंप्लीसिटी ऑफ लिविंग बीइंग। तो याद रखिएगा इट्स सो कोऑर्डिनेटेड फिजिकली रेगुलेटेड। मतलब होम्योस्टेटिस जो इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है वो हमेशा क्या करता है, यह समन्वित शारीरिक नियंत्रण दर्शाता है। मतलब जो शारीरिक है जो कैसे बैलेंस करेगा वो इंटरनल करते रहता है, जिससे कारण हमारा शारीरिक बैलेंस बनाए रखता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आप लोग को समझ में जहां भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और एक्सप्लेन करने में सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है वहां बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज डेथ कंसिडरेड प्रोग्रामेड। मतलब मृत्यु को प्रोग्रामेड क्यों बोला जाता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, प्रोग्रामेड क्यों बोला गया, मृत्यु को प्रोग्रामेड क्यों बोला गया। अब इसको समझते हैं कि मृत्यु को प्रोग्रामेड क्यों बोला गया। अब बिकॉज लाइफ स्पेन, याद रखिएगा जब भी अगर बोला जाएगा लाइफ स्पेन तो लाइफ स्पेन का मतलब होता है वही जन्म टू क्या डेथ, जन्म टू डेथ की जो टाइम होता है, जन्म टू डेथ के जो टाइम है उसी टाइम को ही हम बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं, जन्म और टू डेथ के जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं प्रोग्रामेड। तो याद रखिएगा प्रोग्रामेड मतलब क्या होता है, जन्म टू डेथ। तो याद रखिएगा लाइफ स्पेन इसको बोला जाता है। बोल रहा है कि बिकॉज लाइफ स्पेन इज जेनेटिकली
क्या डिटरमाइनेड, यानी कि लाइफ, बिकॉज लाइफ स्पेन जो है जेनेटिकली डिटरमाइनेड है, मतलब क्योंकि जीवन काल आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि डेथ कंसिडरेड प्रोग्रामेड, इसीलिए मृत्यु को हम क्या नहीं मानते, प्रोग्रामेड मानते हैं, क्योंकि मृत्यु है क्या, मृत्यु को हमने क्या किससे, लाइफ स्पेन जो है वो जेनेटिकली क्या डिटरमाइनेड है, हमारा क्या है वो अनुवांशिकता के रूप से निर्धारित करते हैं, इसलिए हमारा डेथ को क्या है कंसीडरेट करते हैं, डेथ के द्वारा हम पता कर पाते हैं कि अब उसमें जेनेटिकली है, जेनेटिकली, जनरली नहीं, जेनेटिकली जो है वो बिकॉज लाइफ, तो हमारा जीवन जो है अनुवांशिकता से चलता है, मृत्यु के द्वारा नहीं है, तो मृत्यु हो जाने के बाद भी हमारा क्या हो सकता है, जेनेटिकली जो है, जेनेटिकली वो काम करते ही रहता है, इसीलिए डेथ हमारा कंसिडरेट प्रोग्रामेड नहीं है, बल्कि जेनेटिकली हमारा एक क्या प्रोग्रामेड है, समझिएगा ये बात। इसलिए किसी को डेथ होने के बाद भी हम जेनेटिक के द्वारा पकड़ सकते हैं कि उसको क्या क्या है नहीं, क्योंकि जीवन काल अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, द डेथ से निर्धारित नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु प्रपोजेड, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने प्रपोजेड किए, ये समझते हैं। बाइनोमियल क्या नोमेनक्लेचर है ना, इसको समझते हैं। नोमेनक्लेचर यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर कौन है, मतलब ये समझिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर कौन है, आप समझते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो फादर है वो कौन है, उसके बारे में। यूनिवर्सल साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम प्रोपोजेड बाय क्यूरोलस लीनियस, यानी कि क्यूरोलस लीनियस है, यानी कि बाइनोमियल जो है ना क्यूरोलस लीनियस है, क्यूरोलस लीनियस, ये ध्यान रखिएगा, क्यूरोलस लीनियस के द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। क्या दिया गया था, बाइनोमियल, याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, किसके द्वारा, क्यूरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। तो सार्वभौमिक वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली है ये, क्या है, इससे क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी जीव का जब साइंटिफिक नेम अगर दिया जाता है तो याद रखिएगा वो किसके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा। अब साइंटिफिक क्या दिया जाता है, तो दो चीज दिया जाता है, एक जेनस दिया जाता है और दूसरा स्पीसीज दिया जाता है, दो नाम दिया जाता है, ये बात को ध्यान में रखिए, दो नाम दिया जाता है, जेनस स्पीसीज दिया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा, और ये जो दिए थे उसका फादर है क्यूरोलस लीनियस के द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन व्हाई मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर डेथ, यानी कि हम बोल रहे हैं इमीडिएट मतलब मेटाबॉलिज्म जो है यानी कि इमीडिएटली आफ्टर डेथ के बाद मेटाबॉलिज्म काम क्यों नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म डेथ के बाद किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम क्यों नहीं करता है, इस पर चलते हैं, बात करते हैं। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद क्या नहीं वर्क कर पाता है, डेथ के बाद जो है ना वर्क नहीं कर पाता है, कौन, मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं कर पाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, बोलिज्म काम नहीं करता। अब इसको समझते हैं ऐसे, एंजाइम सिस्टम्स एंड सेलुलर रिस्पायरेशन सीज, यानी कि जब डेथ हो जाता है ना तो रिस्पायरेशन सीज हो जाता है, ये वर्क क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जब रिस्पायरेशन अगर किसी भी जीव में होता रहेगा तब ये जाके ये काम कर सकता है। रिस्पायरेशन अगर कंटिन्यू रहेगा तो समझिए, रिस्पायरेशन कंटिन्यू रहेगा तो अब मेटाबॉलिज्म किसी भी जीव में होगा, अगर रिस्पायरेशन नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म जो है वो क्लोज हो जाएगा, किसी भी जीव में क्लोज हो जाएगा, ये बात को हमेशा ध्यान है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेथ वर्क और मेटाबॉलिज्म तब काम करेगा जब रिस्पिरेशन किसी भी जीव में रहेगा, तो जीव में रिस्पिरेशन रहेगा तो मेटाबॉलिज्म, अब जब डेथ हो गया तो मेटाबॉलिज्म काम करना ऑटोमेटिक बंद कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो याद रखिए, रिस्पिरेशन जरूरी होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर रिस्पिरेशन वो सीज हो जाता है एंजाइम सिस्टम, तो इसीलिए डेथ के बाद इमीडिएटली मेटाबॉलिज्म जो है बंद हो जाता है। आई होप कि समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ डज एडेप्टेशन इंश्योर सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में समझते हैं मतलब एडेप्टेशन का, एडेप्टेशन याद रखिए, एडेप्टेशन आप लोग को हम बताए थे ना कि एडेप्टेशन क्या करता है, एडेप्टेशन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एडेप्टेशन एक क्रिएट करता है, क्या देता है, कैपेसिटी, याद रखिएगा कैपेसिटी,
एक मिनट याद रखिएगा, यानी कि क्या देता है समझते हैं यहाँ पे। अरे यार कैपेसिटी, कैपेसिटी याद रखिएगा, कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी जो हमको अगर दे पाता है, अगर कोई कैपेसिटी देता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैपेसिटी देता है किससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट को समझने के रिलेटेड। कैपेसिटी इन्वायरमेंट में हमें इन्वायरमेंट में ढलने के जो है कैपेसिटी अगर कोई देता है, किसको देता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो सिर्फ दे पाता है कौन, एडेप्टेशन देता है। अब बोलता है कि बाय सेलेक्टिंग बेनिफिशियल ट्रेट्स ऑफ हर जनरेशन, मतलब ध्यान रखना है कि पीढ़ियों में लाभकारी गुणों के चयन से, इसीलिए एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सचेंज, इन्वायरमेंट को एक्सचेंज करने के लिए एडेप्टेशन जरूरी है, क्योंकि कैपेसिटी वो दे पाता है, हमारे अंदर में कैपेसिटी दे पाता है। अगर ये कैपेसिटी नहीं दे पाएगा तो इन्वायरमेंट को अपने आप हम अपने बॉडी को इन्वायरमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को समझ नहीं पाएंगे। तो एडेप्टेशन ही हमें कैपेसिटी देता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे ढलना है, कैसे बचना है। ये सब जनरेशन चलते चला जाता है, आगे तक बढ़ते चला जाता है। तो एडेप्टेशन हमें लाभकारी गुणों को चयन करता है, ताकि हमारे कौन इन्वायरमेंट में हमें रहना सही रहेगा, कौन इन्वायरमेंट में रहना नहीं सही हुआ, वो सब एडेप्टेशन हमारे बॉडी का करता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडरेड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अब बोला है कि वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडरेड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, बताए दे मेंटेन ऑर्डर डिस्पाइट इंट्रोपी यानी कि बोला है वे एंट्रोपी के बावजूद व्यवस्था बनाए रखते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है लिविंग जो है, यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म याद रखना बहुत जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कंसिडर सेल्फ, मतलब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो अक्सर है ना, वो खुद से चाहते हैं सेल्फ क्या करना, ऑर्गेनाइजेट करना। वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेट करने के चक्कर में रहते हैं, और वो चाहते हैं कि उसके चक्कर में क्या होगा कि वो अपने आप को एक सेफ्टी दे पाएंगे, बचा पाए। तो ये बोला है कि वे एंट्रोपी के बावजूद व्यवस्थित बनाए रखते हैं, मतलब अपने अंदर में एक व्यवस्थित बनाए रखते हैं। इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो भी है प्रोसेस वो हमेशा मेंटेन होते रहे, वो होते रहता है। इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं, मेंटेन करते रहते हैं ऑर्डर को डिस्पाइट एंट्रोपी के द्वारा मेंटेन। वे एंट्रोपी के बावजूद भी, मतलब अपने एंट्रोपी के बावजूद भी अपने में व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल होता है, इसलिए बोला गया सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। डिफरेंटिएट, मतलब डिफरेंटिएट बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन इवोल्यूशनरी टर्म, मतलब इवोल्यूशनरी टर्म में समझते हैं। अब इवोल्यूशनरी जो टर्म है, उस टर्म में एक चीज देखना बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, हेरिडिटी के बारे में बात करें। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, हेरिडिटी, और साथ में बोला है वेरिएशन के बारे में, कि वेरिएशन विविधता के बारे में चर्चा की है। बोल रहा है कि ये इवोल्यूशनरी, तो बोल रहा है कि डिफरेंट, मतलब ये दोनों के, ये हेरिडिटी और इसके वेरिएशन के डिफ्रेंसिएशन को बताया, डिफरेंटिलिटी को बताया, डिफरेंट को बताइए, ये दोनों के डिफरेंट को बताइए। अब चलते हैं हेरिडिटी ट्रांसमिटेड्स ट्रेड्स, मतलब ट्रेड्स वेरिएशन इंट्रोड्यूस डिफरेंस। याद रखिएगा, वेरिएशन हमेशा जीवों के डिफरेंस को बताता है, मतलब जीवों के डिफरेंस को बताता है कि किस जाति का है कहाँ जाएगा, डिफरेंस को बताता है, जीवों के डिफरेंस को बताता है, जीवों के डिफरेंस को वेरिएशन बताता है। और हेरिडिटी का काम क्या होता है, वो ट्रांसमिटेड ट्रेड्स, वो क्या करता है, ट्रांसमिटेड का काम करता है। ये ट्रांसमिटेड का काम करता है, मतलब ट्रांसमिटेड ट्रेड्स करता रहता है। यानी कि अगर ये अनुवांशिकता गुणों को आगे बढ़ाती है, विविधता अंतर लगाती है, मतलब वेरिएशन से हम जीवों के एक अंतर को जान जाएंगे, और हेरिडिटी से हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसके अंदर में जो जेनेटिक है, जेनेटिक ट्रांसफर करने का काम करता है। याद रखिएगा, जेनेटिक्स ट्रांसफर करने का काम करता है। जेनेटिक को यहाँ ट्रेड्स भी बोला गया है, तो ट्रांसमिट ट्रेड्स जेनेटिक को आगे बढ़ाने का काम करता है, जेनेटिक गुण को आगे बढ़ाने, जेनेटिक गुण को आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो करता है कौन, हेरिडिटी। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे जो भी जीव होते हैं उसके आगे बढ़ाने, हेरिडिटी का काम होता है जेनेटिक को आगे बढ़ाना, जेनेटिक के गुण को आगे बढ़ाना होता है, और वेरिएशन का काम होता है डिफरेंस को बताना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर ताकि मैं और डिटेल से समझा पाएंगे। बहुत सिंपल रहा होगा, एकदम इजी रहा होगा,
क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, सिंपल सा है। हेरिडिटी का काम है जेनेटिक को आगे ट्रांसफर करना, वेरिएशन का काम है जीवों के डिफरेंस को बताना। बढ़ते हैं, और जीवों के डिफरेंस के साथ डाइवर्सिटी के डिफरेंस को भी बताना, इन्वायरमेंट में होने वाले डिफरेंसलिटी को भी बताना। वो एडेप्शन भी करते हैं और वेरिएशन एक प्रजाति को डिफरेंस को बताते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको, एक्सप्लेन व्हाई म्यूल्स, मतलब म्यूल्स मतलब समझ आर लिविंग डिस्पाइट स्टेरिलिटी। आप समझते हैं स्टेरिलिटी के बारे में, बोला है म्यूल्स जो है वो म्यूल्स जो है क्या नहीं करता, म्यूल्स जो जीवित रहता है उसके बारे में, स्टेरिलिटी के बारे में, वो जब म्यूल्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फिर भी वो क्यों जीवित रहता है इसके बारे में। दे शो मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स थोरो क्या इनफर्टाइल, यानी कि बोल रहा है वो क्या कर म्यूल्स जो है 2-3 चीज को दर्शाता है। एक वो अपने अंदर में ग्रोथ को भी दर्शाता है और साथ में क्या दर्शाता है, रिस्पॉन्स भी करता है, और साथ में और क्या करता है वो रिस्पॉन्स को भी दर्शाता है, और फिर क्या करता है मेटाबॉलिज्म भी उसमें होता है। तो मेटाबॉलिज्म होता है, याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म जो होता है मतलब आंतरिक जो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो क्या ग्रोथ भी हुआ, रिस्पॉन्स भी हुआ, मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो इसीलिए इन फर्टाइल, और वो क्या बांझापन होने के बाद भी वे उपापचय वृद्धि और प्रतिक्रिया दिखाते हैं पर बांझ है। याद रखना है कि वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई म्यूल्स आर लिविंग डिस्पाइट स्टेरिलिटी, मतलब बोल रहा है म्यूल एक नहीं बांझ होने के बाद भी वो क्यों अपने आप को ये क्या कर रहा है, वो लिविंग जीवित है। तो याद रखा दे शो मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स थोरोला, क्योंकि म्यूल जो है वो जीवित इसलिए क्योंकि वो ग्रोथ रिस्पॉन्स मेटाबॉलिज्म को दिखाता है, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब को दिखा रहा है इसलिए वो जीवित रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसको, क्योंकि बांझापन के बाद भी वो जीवित रहेगा। बांझ से यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इतना चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी है रूल उसको फॉलो कर रहा है तो वो जीवित रहेगा, वो अच्छा से जिंदगी जी सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इकोलॉजी इंपोर्टेंस। आप समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए, इकोलॉजी की इंपोर्टेंस को समझते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ मेंटेनेंस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि समझते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ मेंटेनेंस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब क्या कि बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, इकोलॉजी जीवों की विविधता परिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इकोलॉजी इंपोर्टेंस, मतलब ध्यान रखना है जीवों की विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी होता है। बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है। बैलेंस इसलिए बना के रखता है, जीवों की विविधता परिस्थितिक संतुलन, इसका बैलेंस होना जरूरी है, तब ये क्या काम कर सकता है, इकोलॉजी में जो जीव है वो सही से रह सकता है। तो जीव जो भी है लिविंग उसको सही से बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है क्या चीज, वैरायटी ऑफ लाइफ, जीवन का वैरायटी, मेंटेनेंस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, जीवों की विविधता परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी और साथ में इकोलॉजी का होना जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी के कारण इकोलॉजी संतुलन बनाए रखेगा, बैलेंस बना रहेगा। तो ये इकोलॉजी संतुलन बनाए रखती है बायोडाइवर्सिटी के कारण इकोलॉजी बैलेंस बनाता है। अगर ये बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो इकोलॉजी अनबैलेंस हो जाएगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा तो काम चलेगा नहीं। तो इकोलॉजी को बैलेंस में आने के लिए डाइवर्सिटी को होना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी को संतुलन बनाए रखने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया होगा कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज डीएनए एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं डीएनए का जो है ना फुल फॉर्म, डी से डीऑक्सी और एन से न्यूक्लिक, याद रखिएगा न्यूक्लियस हो गया और फिर ये ए से एसिड हो गया, एसिड ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं न्यूक्लिक हो गया और फिर न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, न्यूक्लिक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि डीऑक्सी यानी कि डीएनए के बारे में आप समझते हैं, इट स्टोर्ड एंड ट्रांसमिट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो है ना वो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, अपने अंदर में इन्फॉर्मेशन रखता है और साथ में क्या करता है, जेनेटिक जो है क्या, जेनेटिक गुण जो होता है एबिलिटी, उसको क्या करता है, ट्रांसमिटेड करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। डीएनए होना बहुत जरूरी है। डीएनए के ही क्रियात्मक खंड को याद रखिएगा क्या बोला गया है, जीन बोला गया है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला गया, ये बात ध्यान रखिएगा, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला गया। न्यूक्लिक एसिड हो गया यहाँ पे
न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लिक एसिड भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो हो गया वाई इज डीएनए एसेंशियली फॉर लाइफ, तो याद रखिएगा ये इट स्टोर क्या करता है, ट्रांसमिटेड और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है डीएनए। डीएनए से ही क्या हो सकता है, किसी का मृत्यु हो गया तो पकड़ा जा सकता है, और किसी भी जीव, किसका कौन जीव है किसका कौन है, ये डीएनए से पता चल जाएगा। डीएनए चेक जब होगा तब पता चल जाएगा किसका कौन फादर है, और ये डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए से पता चल जाएगा असली फादर कौन जीव का कौन है। फादर के बारे में पता करने के लिए भी डीएनए का चेक होता है। अब कौन बच्चा किसका है, इस चाइल्ड को पता करने के लिए डीएनए जांच होगा। डीएनए चेक से पता चल जाएगा कि ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड ए का है या ये चाइल्ड बी का है, डीएनए जांच से हो जाएगा। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए से ही एक जीव के बारे में पूरा क्लियर पता लगाया जा सकता है। तो डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्या, वाई इज लाइफ कंसिडरेड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप समझते हैं कि वाई इज लाइफ, लाइफ कंसिडर मतलब लाइफ हमेशा क्यों मतलब कंटिन्यू प्रोसेस करते रहता है, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल पेजेस टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब याद रखिएगा, यानी कि लाइफ जो है ना, लाइफ इसलिए हमेशा क्या करता है, हमेशा कंटिन्यू, लाइफ जो है ना हमेशा कंटिन्यू रहता है। न्यू कंटिन्यू इसलिए रहता है क्योंकि क्या करता है, जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल को आगे क्या करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में डालने के लिए जरूरी होता है। जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए लाइफ को कंटिन्यू काम करना पड़ता है, तब ये नेक्स्ट जनरेशन को में भी जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल पासेज टू क्या, नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि लाइफ जो है ना कंटिन्यू काम करता है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को पास करता है। याद रखना, पास कराता है नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल को, लाइफ जब चलते रहेगा तब। देखिए क्योंकि आनुवांशिक सामग्री अगली पीढ़ी को दी जाती है, तो इसीलिए लाइफ हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है, क्योंकि अगली पीढ़ी को देने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए लाइफ कंटिन्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, पदानुक्रम के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है पदानुक्रम। आप समझते हैं पदानुक्रम के बारे में, हायरार्की के बारे में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। देखिए सेल, याद रखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल से जो है ना टिश्यू बना है, टिश्यू, सेल से क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनेगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन से बन जाएगा सिस्टम। याद रखिएगा सिस्टम बनेगा, और सिस्टम से जो बनेगा ना ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये रहा आपका, यहाँ सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से समझिए एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये सब रहेगा तो लिविंग ऑर्गेन, मतलब इससे एक बॉडी बन जाएगा, बॉडी। अब और इस ऑर्गेनिज्म से एक बॉडी बन जाएगा, एक जीव का बॉडी बन जाएगा। तो इस तरह से बताया गया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के है, सेल से टिश्यू बनते हैं मतलब ऊतक, और ऊतक से ऑर्गन का तैयारी होता है, ऑर्गन से सिस्टम हमारे बॉडी का बनता है, जैसे रिस्पिरेशन सिस्टम, सेंडेस्मोलॉजी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, इस तरह से बहुत एक सिस्टम हमारे बॉडी में 9 टोटल सिस्टम होते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर होते हैं क्या, रिस्पिरेशन सिस्टम हो गया, और फिर सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम, ये सब सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में। टोटल 9 सिस्टम होते हैं, 9 सिस्टम होते हैं, जिसमें आप सर्कुलेशन भी सिस्टम ले सकते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, फिर हो गया डेस्मोलॉजी सिस्टम, सेंडेस्मोलॉजी सिस्टम हो गया जोर पॉइंट के लिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। इस तरह से ये सब सिस्टम जो है ना, ये सब सिस्टम जो है वो सिस्टम ऑर्गेनाइज होते रहता है। तो हमारे बॉडी में इस तरह से बायोलॉजिकल ये सब सिस्टम बनते हैं। तो सिस्टम बनने के लिए ये सब जरूरी है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तब ऑर्गेनिज्म बनता है, तब एक बॉडी बन जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर नॉन लिविंग थिंग्स इनकेपेबल ऑफ एडेप्शन। मतलब कि एडेप्शन से वो इनके मतलब जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के बारे में बोल रहा है कि नॉन लिविंग है उसमें जो है, नॉन लिविंग जो है उसमें एडेप्शन क्यों रुक जाता है, एडेप्टेशन क्यों रुक जाता है, इसके बारे में जानते हैं।
एडेप्टेशन बोल रहा है नॉन लिविंग। आप समझते हैं दे लैक जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोल रहा है कि दे लैक जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड क्या नेचर सिलेक्शन, मतलब उनमें अनुवांशिक विविधता और प्राकृतिक चयन नहीं होती है। मतलब नॉन लिविंग जो है ना उसमें एडेप्शन नहीं हो सकता है, एडेप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उसमें क्या रहता है जेनेटिक, मतलब नॉन लिविंग जो भी होंगे उसमें जेनेटिक प्रोसेस नहीं होता है, जेनेटिक प्रोसेस नहीं होगा। और साथ में क्या होगा उसको उसमें क्या नहीं होगा, और ई भी नहीं होगा, वेरिएशन भी नहीं होगा। अब जब वेरिएशन भी नहीं होगा, ये भी प्रोसेस नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक ये भी प्रोसेस नहीं हुआ, ये भी प्रोसेस नहीं हुआ, तो नॉन लिविंग कोई काम का नहीं रहेगा। तो नेचर जो है सेलेक्ट नहीं करता है, इसीलिए इनकेपेबल रहता है। किसमें? नॉन लिविंग में एडॉप्शन इनकेपेबल रहता है, नॉन लिविंग में इनकेपेबल रहता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, इनकेपेबल यानी इनकेपेबल रहता है, इनकेपेबल रहता है। क्या इनकेपेबल रहता है? तो याद रखना है क्या रहता है इनकेपेबल, तो याद रखना है कि ये एडेप्शन इनकेपेबल रहता है, इनकेपेबल रहता है। क्या? एडॉप्शन इनकेपेबल रहता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल रहा क्योंकि इसमें क्लियर है। एडेप्टेशन जो है ना नॉन लिविंग में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये सब नहीं रहता है, तो नेचुरल सेलेक्ट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक नॉन लिविंग में से ये आउट। नॉन लिविंग में जेनेटिक प्रोसेस नहीं होता है, वेरिएशन प्रोसेस नहीं होता है, तो इनकेपेबल हो जाता है। जब ये नॉन लिविंग जीव आते हैं तो ऑटोमेटिक एडेप्शन इनकेपेबल हो जाता है, क्योंकि उनमें अनुवांशिक विविधता प्राकृतिक ये सब चयन नहीं होती है। तो इसलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब देखिए, एक्सप्लेन इवोल्यूशन एज डिफाइनिंग कंसेप्ट ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के बारे में बोला है कि डिफाइन कीजिए, लिविंग बींग्स क्या विकास करता है। आप समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इवोल्यूशन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इवोल्यूशन करता है। क्या ऐसे करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज जेनेटिकली ओवर जनरेशन, यानी कि वो जेनेटिकली वो हमेशा चेंज होते रहता है, तो इसीलिए वो हमेशा क्या करता है इवोल्यूशन करता रहता है। उसका लिविंग और बीइंग का जो है ना अपना एक कॉन्सेप्ट है किसका? विकास करने का। तो जीव पीढ़ियों में अनुवांशिक परिवर्तन करते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के द्वारा जेनेटिकली के द्वारा अपने पीढ़ी में क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? यानी कि जनरेशन में मतलब परिवर्तन करते रहते हैं, मतलब चेंजिंग लाते रहते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो अपने चेंजिंग करते रहते हैं, अपने पीढ़ी में चेंजिंग लाते रहते हैं। किस लिए लाते रहते हैं? क्योंकि वो उनका अपना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ऐसे होते रहते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं, जेनेटिकली वो जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं और फिर चेंजिंग लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रिस्पॉन्सिवनेस यूनिवर्सल इन लिविंग बींग्स। मतलब क्या कि ये मतलब लिविंग बींग्स जो है यूनिवर्सल में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो जानते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। समझ रहे हैं ना, जो सभी जीव पर्यावरणीय उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चीज़ को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो हमेशा जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा यूनिवर्सल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वो कॉन्सियसनेस होते हैं। तो ऑटोमेटिक कॉन्सियस जैसे नेस रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो काम करेंगे। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं, तो ऑटोमेटिक वो काम करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सियसनेस ये सब क्या है कि इसमें होते रहता है। किस में होता रहता है? लिविंग बीइंग्स में। तो बढ़ते हैं क्यों हो रहा है यूनिवर्सल, ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा क्यों हो रहा है। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में होते हैं ना, इसीलिए ऐसा होता रहता है। क्यों पूछ रहा है? तो इन्वायरमेंट में है, तो इन्वायरमेंट में तो ये सब काम होता रहेगा। किस लिए होता रहेगा? तो ध्यान रखना जरूरी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक चीज़ और बता देता हूँ, स्पेलिंग जहाँ पे समझ में आएगा बताइए। कॉन्सियसनेस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, याद ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? अब व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन डिफाइंड लाइफ। जीवन में एंजाइम का क्या 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 है परिभाषा वो जानते हैं। एंजाइम रेगुलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम जो है ना, एंजाइम हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट करता है वो समझते हैं। एंजाइम यानी जितने भी एंजाइम होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ना एंजाइम क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक का काम रुक जाएगा। मेटाबॉलिक का बोलिज्म का जो भी वर्क है उस रिएक्शन में जो है ना
एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। एंजाइम एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। एंजाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसमें? मेटाबॉलिक के रिएक्शन में। मेटाबॉलिक काम तब ये कर पाएगा जब एंजाइम रहेगा। तो एंजाइम से रेगुलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब एंजाइम उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक को रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? कौन देख रेख करेगा? कौन काम करवाएगा? मेटाबॉलिक से बॉडी में। तो मेटाबॉलिक को जो भी काम कंट्रोल करते हैं एंजाइम करते हैं, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एंजाइम हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, तो मेटाबॉलिक को काम कराने के लिए एंजाइम को बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। एंजाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। डज इकोलॉजिकल इंटरैक्शन डिफाइन लिविंग सिस्टम। आप समझते हैं लिविंग सिस्टम क्या है? ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट फॉर सर्वाइवल एंड एनर्जी फ्लो। देखिए जीव ऊर्जा प्रवाह और अस्तित्व के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। देखिए जीव, देखिए डज इकोलॉजिकल क्या है? इंटरैक्शन डिफाइन लिविंग सिस्टम। याद रखिएगा लिविंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। लिविंग सिस्टम क्या डिफाइन करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लिविंग सिस्टम क्या डिफाइन करता है? इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन। ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट फॉर सर्वाइवल एंड एनर्जी फ्लो, मतलब जीव ऊर्जा प्रवाह और अस्तित्व के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। यानी जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या क्या हो सके? एनर्जी फ्लो हो सके, और दूसरा क्या हो सके? वो अपने लाइफ को सर्वाइवल कर सके, अपने लाइफ को सर्वाइवल कर सके, सर्वाइवल बना सके। और ये नहीं करेगा, सर्वाइवल नहीं बना पाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वर्क करेगा, एनर्जी को वर्क करता है एनर्जी के लिए, और लाइफ सर्वाइव के लिए वर्क करता है। इसीलिए यहाँ बोल रहा है इकोलॉजिकल इंटरैक्शन और डिफाइन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम वर्क इसलिए करता है क्योंकि एनर्जी ले सके, और दूसरा लाइफ को सर्वाइव कर सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, वाई आर लिविंग बींग्स हाईली ऑर्डरेड सिस्टम। आप समझते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक रेगुलेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप समझते हैं सेलुलर मतलब अनुवांशिक नियंत्रण और कोशिकीय संगठन के कारण। यानी कि हमारे क्यों बोला है कि लिविंग क्यों हाईली ऑर्डरेड सिस्टम है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हाईली क्यों उस उच्च लेवल का मतलब ऑर्डरेट करता है, वो अपना क्यों डिमांड को ही चलाता है। तो उसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, क्या ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं इसको। एक सेकेंड, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए याद रखिएगा, जो भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, बिकॉज जेनेटिक रेगुलेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अनुवांशिक नियंत्रण कोशिकीय संगठन के कारण, इसीलिए लिविंग, इसीलिए ऑर्डरेड सिस्टम है, मतलब हाईली लेवल। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना सेलुलर, याद रखिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और साथ में जेनेटिक ये दोनों के लिए वो क्या करता रहता है, हाईली ऑर्डरेट करता रहता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक को चलाने के लिए वो क्या करता है, हाईली ऑर्डरेट करते रहता है। हाईली ऑर्डरेट सिस्टम माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और जेनेटिक को आगे की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रेगुलेशन, मतलब जेनेटिक रेगुलेशन, मतलब जेनेटिक इसको रेगुलेशन मतलब काम करने के लिए, उस तरह के वर्क दिलाने के लिए क्या करता रहता है, हाईली ऑर्डरेट सिस्टम कहा जाता है और करता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्लूड वाई डिफाइनिंग लाइफ इज साइंटिफिकली कॉम्प्लेक्स। मतलब साइंटिफिक के द्वारा लाइफ का परिभाषा इतना जटिल क्यों है? बिकॉज नो सिंगल प्रॉपर्टी एलोन डिफाइनिज लाइफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन और ऑफ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब बोल रहे हैं क्या कि सिंगल, समझिए सिंगल, और फिर क्या, सिंगल के बाद कॉम्बिनेशन। आप समझते हैं सिंगल और कॉम्बिनेशन के बारे में। अब कॉम्बिनेशन और सिंगल के बारे में क्या बोला है, बिकॉज नो सिंगल प्रॉपर्टी एलोन डिफाइनीज और लाइफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन मल्टीपल कैरेक्टर्स। मतलब लाइफ जो है एक सिंगल तो होता ही है, लेकिन उसमें मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं।
याद रखिएगा, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब क्योंकि जीवन को केवल एक गुण से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यह नई विशेषताओं का संयोजन है। जीवन को कभी भी सिंगल लाइफ, मतलब लाइफ जो जीवन जो होते हैं ना वो सिंगल तो होते हैं, लेकिन हम कोई एक मतलब एक सिंगल डिफिनीशन से उसको ये क्लियर नहीं कर सकते। सिंगल डिफिनीशन से उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल डिफिनीशन से क्लियर नहीं कर सकते। तो क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या चीज़, क्लियर करने के लिए बहुत होता है इंपॉर्टेंट हर टाइप का डिफिनीशन, हर साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग डिफिनीशन होता है लाइफ के रिलेटेड। इसीलिए क्योंकि ध्यान रखिए, बिकॉज नो सिंगल प्रॉपर्टी अलोन डिफिनीशन लाइफ, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन और ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। इसीलिए क्योंकि जीवन को केवल एक गुण से परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह कई विशेषताओं का संयोजन है। मतलब कितने विशेषताओं के इंक्लूड, मतलब क्या बोला है, कंक्लूड वाई, मतलब ये साइंटिफिक के जीवन में क्यों रहता है कन्फ्यूजन, इतना जटिल लाइफ क्यों लगता है, तो क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि सिंगल लाइफ तो होते हैं लेकिन सिंगल डिफिनीशन से लाइफ को डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम डीप और डिटेल में बात करेंगे। आप लोग के जितने भी फ्रेंड होंगे उनसे शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के इतने क्लास में बने रहने के थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग जहाँ समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा, जहाँ पर भी डाउट होगा बताइएगा। आप लोग को जो स्पेलिंग मेरा समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं एकदम मेरा ऐसे तो कर्सिव राइटिंग में रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कर्सिव में रहता है लेटर, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिटेल में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।